नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच में आपका स्वागत है। आज का पहला परीक्षण फोन के पासवर्ड और आशीर्वाद की मिस्ड कॉल का होगा। दोनों का रिश्ता केजरीवाल से है। केजरीवाल ईडी को अपने फोन का पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे हैं? उनकी पत्नी ने आज आशीर्वाद के लिए फोन लाइन क्यों खुलवा दी? पटियाल ने इस परीक्षण में आपको केजरीवाल के राजनीतिक अकेलेपन की सच्चाई का भी पता चलेगा। दूसरा परीक्षण कांग्रेस पर लगी करोड़ों की पेनल्टी का होगा। इनकम टैक्स का एक्शन कांग्रेस को कमजोर करने की चाल है या फिर कमजोरी छिपाने के लिए कांग्रेस का बहाना? देश की सबसे पुरानी पार्टी के जेब का दर्द आपको बताऊंगा। देश के वोटर इसे जरूर देखें। पटियाल अपने तीसरे परीक्षण में देश के खिलाफ चीन की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा करेगा। कंबोडिया में 5000 भारतीय कॉल सेंटर में बंधक हैं। वो वहां बैठकर भारतीयों को ही लूट रहे हैं। चीन ने यह साजिश रची है। स्थिति बहुत खूंखार है, मेरे साथ जरूर देखिए। चौथा परीक्षण 20 रुपए के नकली सिक्कों का करूंगा। बाजार में नकद लेन देन करने वाले इसे जरूर देख लें, क्योंकि मैं आज बताऊंगा कि क्या है नकली सिक्के की असली पहचान। अब मैं आपको देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली का परीक्षण करके दिखाऊंगा, जिसके केंद्र में दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं। यह परीक्षण दो भागों में बंटा है। पहला हिस्सा सहानुभूति की मिस्ड कॉल है और दूसरा हिस्सा केजरीवाल के फोन का पासवर्ड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में है। आज उनकी पत्नी सुनीता फिर सामने आई। उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए बहुत मार्मिक अपील की है। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। लोगों से इस नंबर के जरिए केजरीवाल के पक्ष में समर्थन जुटाने की अपील की है। सुनीता ने कहा, आप लोग इस नंबर पर मैसेज भेजकर अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट आशीर्वाद दे सकते हैं। सुनीता ने और जो कुछ कहा वो आगे आपको सुनाऊंगा। मैसेज केजरीवाल को यह नंबर जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? पटियाल आपको यह भी बताएगा। आम आदमी पार्टी का ताजा कंडीशन का परीक्षण भी करूंगा, लेकिन पहले आप सहानुभूति वाली मिस्ड कॉल पर सुनीता केजरीवाल को सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी को आखिर आशीर्वाद लाइन खोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? हालांकि लोगों से यह पूछकर काम करने की राजनीति में केजरीवाल पुराने खिलाड़ी हैं। वो फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करने में भी माहिर हैं। लेकिन जब केजरीवाल कस्टडी में हैं, तो उनकी पत्नी को कानूनी सलाह की जरूरत है, लेकिन वो जनता का आशीर्वाद मांग रही हैं। इसके मायने क्या है? क्या जमीन पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है? क्या सुनीता केजरीवाल अकेली पड़ गई हैं? क्या मिस्ड कॉल अभियान से ही केजरीवाल की रिहाई का रास्ता निकल सकता है, या फिर केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता नए समीकरण तलाश रही हैं? क्या आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो केजरीवाल के समर्थन में ऐसा जन उभार नहीं दिखा पाई जिससे सरकार पर उनकी रिहाई का दबाव बने, या सरकार पछताए कि उनने केजरीवाल को हाथ डालकर कोई गलती कर दी? इन सब सवालों के जवाब के लिए सुनीता केजरीवाल के 4 बयान आपको सुना रहा हूं। उम्मीद है आम आदमी पार्टी के दिल का हाल आप भी समझ जाएंगे। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है। कई बहनों ने भी अपने भाई के लिए मन्नत मांगी है। वो भी लिख के भेजें। मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए। उन्होंने अरविंद जी के लिए व्रत रखा है।
कितना प्यार करते हैं अरविंद जी से लोग, वो सब लिख कर भेजिए। कुछ और भी अगर कहना है, कुछ भी मन में आए, इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख कर भेज दीजिए। सभी युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, अमीर, गरीब, सब लोग अपने भाई, अपने बेटे अरविंद जी को कुछ ना कुछ जरूर लिखें। तबियत के बारे में तबियत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनके शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं। बता तो दिया है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। इनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। लग रहा है कि पार्टी को केजरीवाल के समर्थन में भावनाओं की कमी महसूस हो रही है। उनकी पत्नी के बयानों में इमोशंस ज्यादा हैं, फैक्ट्स कम हैं। आशीर्वाद की लाइन के आंकड़े शायद केजरीवाल को दमदार साबित करने के काम आए, उनके समर्थकों की ताकत का एहसास करवाएंगे। शायद आम आदमी पार्टी राजनीतिक अकेलापन महसूस कर रही है, क्योंकि कुछ महीने पहले तक जो लोग कभी पार्टी का चेहरा हुआ करते थे, वो केजरीवाल के कस्टडी में जाने के बाद समर्थन की स्क्रीन से गायब है। आतिशी हर जगह दिख रही हैं, लेकिन राघव चड्ढा गायब है। सौरभ भारद्वाज दिख रहे हैं, तो मेयर शैली ओबराय का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे ही गोपाल राय और सोमनाथ भारती मोर्चे पर टिके हैं, लेकिन दिलीप पांडे, स्वाति मालीवाल और क्रिकेटर हरभजन सिंह कहीं भी नजर नहीं आ रहे। समर्थन की स्क्रीन में गायब चेहरों में इंडिया गठबंधन के दिग्गज चेहरे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, चंद्रशेखर राव और तेजस्वी यादव भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। कोई अरविंद के परिवार से मिलने भी नहीं आया है। ऐसा हो भी सकता है या पता ना चला हो। ऐसे में सवाल तो एक उठना लाजमी है, केजरीवाल जिस राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल से दूरी बना ली है? इसका जवाब कांग्रेस के एक बड़े नेता के जरिए आगे आपको दूंगा। लेकिन पहले पिछले कुछ दिनों में केजरीवाल के जो बयान आए हैं, उनसे आम आदमी पार्टी की कंडीशन समझ लीजिए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। What would you like to say on this? एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल शेड्यूल है, जनता इसका जवाब देगी। जनता इसका जवाब देगी। जनता इसका जवाब देगी। पटियाल ने आपसे कहा था कि एक कांग्रेस नेता के जरिए आपको बताऊंगा कि क्या इंडिया गठबंधन नेताओं ने अरविंद केजरीवाल से दूरी बना ली है। दरअसल 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली है। इस रैली को चुनाव आयोग और पुलिस से अनुमति भी मिल गई है। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला के शामिल होने की पूरी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह दावा किया था कि यह महारैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हो रही है, लेकिन आज कांग्रेस नेता अजय माकन ने रैली की पूरी तस्वीर ही बदल दी। माकन ने साफ कहा, इंडिया गठबंधन की रैली सिर्फ केजरीवाल के समर्थन के लिए नहीं है, बल्कि मुद्दे और भी हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी भी लोकतंत्र की हत्या जो इस पूरे रैली की थीम है उसको मानती है, और उसमें सभी बातों को रखा जाएगा। जिस तरीके से हर ऑपोजिशन पार्टी पीड़ित है इस वक्त, सभी बातों को रखा जाएगा, ऐसा हमारे को उम्मीद है और ऐसा ही होगा। इंडिया अलायंस प्रोटेस्ट करने वाली थी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर कि किस तरह ईडी एक एक्सटॉर्शन रैकेट बन गई, किस तरह से ईडी का प्रयोग किया जा रहा है कंपनियों को धमकाने के लिए और उसके बाद उनसे पैसे की उगाही करने के लिए। लेकिन अभी पूरी इंडिया अलायंस 31 तारीख की रैली की तैयारी में व्यस्त है। इस पूरे मुद्दे को 31 तारीख की रैली में डिटेल में दिल्ली की जनता, देश के जनता के सामने रखा जाएगा और फिर बाकी सारे प्रोटेस्ट उसके बाद प्लान होंगे।
अब मैं इस पूरे मामले में आपको केजरीवाल के फोन पासवर्ड की मिस्ट्री समझाता हूं। ईडी ने आम आदमी पार्टी के गोवा प्रभारी दीपक सिंगला के यहां पर हाल ही में छापा मारा था। दीपक को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। ईडी दिल्ली से गोवा तक मनी ट्रेल के सबूत तलाशने में जुटी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के मोबाइल पासवर्ड की भी खूब चर्चा हो रही है। ईडी केजरीवाल का मोबाइल पासवर्ड चाहती है, लेकिन कल कोर्ट में केजरीवाल ने कहा था कि पासवर्ड के मामले में वो अपने वकीलों से मशविरा करेंगे। आखिर केजरीवाल के मोबाइल में ऐसा क्या है जो ईडी हासिल करना चाहती है? क्या मोबाइल का पासवर्ड मिलने के बाद दिल्ली के कथित शराब घोटाले की पूरी कुंडली खुल जाएगी? केजरीवाल के फोन की मिस्ट्री का खुलासा आज खुद उनकी साथी ने ही कर दिया। ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल जी के फोन में जो आज ईडी जानना चाह रही है? क्योंकि ये किसी जांच से तो जुड़ा नहीं हो सकता, ये एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन से तो जुड़ा नहीं हो सकता। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल के क्या मिलेगा? कुछ महीने पुराने फोन में लोकसभा चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी मिलेगी। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल की इंडिया अलायंस के बाकी सब लीडर्स के साथ क्या बातचीत चल रही है वो मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के फोन में कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी जिन 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका सर्वे मिलेगा। आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका पूरा कैंपेन प्लान मिलेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या कम्युनिकेशन और मीडिया और सोशल मीडिया प्लान है ये मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। अब मैं आपको इस पूरे मामले में विदेशी दखल की वो तस्वीर दिखाता हूं जो एक नए विवाद की वजह बन गई है। उसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन इस दखल की आड़ में केजरीवाल के समर्थन में एक बड़ा नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर जर्मनी, अमेरिका के बाद संयुक्त राष्ट्र की एंट्री भी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने क्या कहा वो सुन लीजिए। Well, we very much hope that in India and that in any country that is having elections, that everyone's rights are protected, including political and civil rights, and everyone is able to vote in an atmosphere that is free and fair. पॉलिटिक्स हो या फिर डिप्लोमेसी, यहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। विदेशी टीका टिप्पणी की आड़ में एक नैरेटिव तैयार हो रहा है। कहा जा रहा है कि विदेशी सरकार और संगठन अगर केजरीवाल में रुचि ले रहे हैं तो दिल्ली के सीएम का कद दुनिया की नजरों में बढ़ रहा है। मतलब भारत की राजनीति में केजरीवाल का अस्तित्व बड़े बड़ों से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। आपको याद होगा मैंने परसों आपको यह समझाया था कि केजरीवाल की मजबूती कांग्रेस को खबरों में हाशिए में धकेल रही है और इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। आप वोटर हैं, हर कदम का मतलब साफ समझते रहें। अब पटियाल देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े दर्द का परीक्षण करेगा। कांग्रेस का दावा है कि सरकार उन्हें जानबूझकर इनकम टैक्स के चक्कर में फंसा रही है ताकि उनकी पार्टी ठीक से चुनाव ना लड़ सके। कुछ दिन पहले तो कांग्रेस ने दावा किया था कि उनके पास ट्रेन का टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं। इनकम टैक्स ने सारे खाते बंद कर दिए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज कांग्रेस को एक और नोटिस भेजा और ये नोटिस कितने का भेजा है? 1823 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिमांड नोटिस है। ये सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की ऐसी क्या कमाई है कि उस पर इतना बड़ा इनकम टैक्स बकाया है। वैसे आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस के खाते सील भी हुए हैं। सबके मन में जिज्ञासा है कि कांग्रेस के पास कितने खाते हैं, किस खाते में कितना पैसा है, कौन सा खाता सीज है, कौन सा खाता खुला है। विस्तार से इसका विश्लेषण करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लीगल नोटिस की महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो 1823 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान के बारे में है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसकी डिटेल्स क्या है। कांग्रेस का दावा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने
बकाया नोटिस जो भेजा है उसमें असेसमेंट ईयर 1993-94 और उसके बाद साल 2016-17 से 2019 और 20 के बीच वाले 8 साल का यह नोटिस भेजा है, जो कि सरासर गलत है। कांग्रेस का दावा है कि इनकम टैक्स ने नोटिस भेजकर 1823 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का ऑर्डर भी दिया है, जबकि राजनीतिक दल इनकम टैक्स के नियम से बाहर हैं। खास बात यह भी है कि 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। इसके फौरन बाद आईटी डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। नोटिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा है कि कांग्रेस ने टैक्स वायलेशन किया है। अब टैक्स का बाउंसर कांग्रेस पर पड़ा तो सियासत के ग्राफ में उछाल आया। टैक्स पर कैसा पॉलिटिकल बखेड़ा खड़ा हुआ है, इसकी गंभीरता को महसूस करने के लिए आपको यह छोटी सी वीडियो क्लिप देखनी चाहिए। विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है, पर हम डरने वाले नहीं हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। 1000 करोड़ रुपए के अमाउंट के साथ साथ लगभग 500 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एसेट है। और ये राहुल गांधी कुछ बोल रहे थे, ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। हर दिन तो मैं चार्टर्ड फ्लाइट में देख रहा हूं और बोल रहे ट्रेन में जाने का पैसा नहीं है। केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम, सब पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। 4600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 21 मार्च को भी कांग्रेस ने बैंक खाते फ्रीज होने का दावा किया था। यह भी कहा था कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए अब पटियाल आपको कांग्रेस के खातों का अंक गणित बताएगा। कांग्रेस के किस किस खाते में कितना धन है और बैंक के अलावा कांग्रेस के पास कितना पैसा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जो हल्फनामा दिया था, पटियाल का यह परीक्षण उन्हीं आंकड़ों पर आधारित है। कांग्रेस के बैंक खातों में 283 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। इसके अलावा बैंक खातों में 95 करोड़ रुपए और जमा थे, जबकि 11 करोड़ रुपए की नकद रकम भी है। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि बैंक खातों के अलावा कांग्रेस के पास और कितनी संपत्ति है। अब जरा इसे ध्यान से देखिए। साल 2022-23 में कांग्रेस की कुल संपत्ति 824 करोड़ रुपए थी। इसमें 268.6 करोड़ रुपए दान से आए थे, 171 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से और 97.18 करोड़ रुपए का दान अलग से मिला था कांग्रेस पार्टी को। यह उसके पूरे खाते का अब तक ब्यौरा है। अब एक और अहम जानकारी पटियाल आपसे शेयर करना चाहता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के नियम 29C के तहत राजनीतिक दलों को अपने चंदे का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना आवश्यक है। ऐसा ना करने पर वो इनकम टैक्स से मिलने वाली टैक्स छूट का दावा नहीं कर सकते। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी की बैलेंस शीट और अकाउंट डिटेल्स चुनाव आयोग के पास है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आईटी के एक्शन पर कांग्रेस के क्या दावे हैं और सरकारी पक्ष क्या है। जनहित में फैक्ट चेक बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि पार्टी के खाते में सरकार के कहने पर इनकम टैक्स विभाग ने 135 करोड़ रुपए निकाल लिए। लेकिन आईटी का क्या दावा है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का? वो कहता है कि पैसा कांग्रेस के खाते में ही है, कोई निकाला नहीं गया है। कांग्रेस का दावा है कि 14 लाख रुपए के टैक्स उल्लंघन का आरोप है, जबकि बदले में इनकम टैक्स विभाग ने पार्टी के करोड़ों रुपए के अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक कर दिए। इनकम टैक्स का दावा है कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज नहीं है, जुर्माने वाली रकम से ज्यादा जो भी पार्टी के खाते में पड़ा है वो उसे निकलवा सकती है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी पर 4600 यानी 4600 करोड़ रुपए के टैक्स रिकवरी बकाया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। अब बीजेपी से हमने इसका पक्ष जाना कि भाई आप पर भी बकाया है, तो बीजेपी का दावा है कि उनकी तरफ कोई टैक्स बकाया नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मामले में अब तक क्या हुआ।
मार्च 2023 में CITA यानी कमिश्नर इनकम टैक्स अपील ने कांग्रेस की अपील खारिज कर दी जो टैक्स को लेकर उन्होंने डाली थी। 8 मार्च 2024 को ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस की अपील खारिज कर दी। इसमें कांग्रेस ने 210 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ अर्जी लगाई थी ट्रिब्यूनल में। 13 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ITAT के खिलाफ कांग्रेस की जो अपील लगी थी उसको भी खारिज कर दिया। टैक्स के कोड़े से बचने के लिए अब कांग्रेस के पास आखिरी विकल्प क्या बचा है? कांग्रेस के पास आखिरी विकल्प है कि हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद IT के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाए और इसी की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई भी है। इनकम टैक्स ने कांग्रेस को नोटिस थमाया तो कांग्रेसियों ने विरोध की मुजाहिल का मुंह बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। बकाया दिल्ली में कांग्रेस ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं, इनमें आपको कांग्रेसी खेमे में मची खलबली का भी पता चल जाएगा। पहली तस्वीर तब की है जब IT का नोटिस कांग्रेस को मिला। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माखन और जयराम रमेश, इन 2 बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाला। दूसरी तस्वीर 21 मार्च की है। इसी रोज कांग्रेस के खाते फ्रीज होने का कांग्रेस ने दावा भी किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। अब मैं आपको 2 ऑडियो और वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि टैक्स का मुद्दा हो या फिर अकाउंट फ्रीज का, कांग्रेस कितनी बेचैन है और क्यों बेचैन है। 2019 के अंदर यह डायरी निकली, आज जाकर के इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन नोटिफाई हो गया, आज जाकर के इन लोगों को डिमांड रेज करना याद आ रहा है। पहली बार अब जाकर के कल शाम को इन्होंने डिमांड रेज किया जब इलेक्शन नोटिफाई हो गया है। क्यों? क्या इससे पहले 5 साल कभी भी ये लोग डिमांड रेज नहीं कर सकते थे? अब क्यों डिमांड रेज कर रहे हैं? A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. ये कर आतंकवाद है और कुछ नहीं है। और ये कर आतंकवाद का शब्द पहली बार बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया था। और ये कर आतंकवाद के हमले जो हो रहे हैं, जो टैक्स टेररिज्म अटैक हो रहा है कांग्रेस पार्टी पर, इस पूरे मामले में सबसे नाटकीय मोड़ तब आया जब कांग्रेस की खाताबंदी पर यूनाइटेड नेशंस एक्टिव हो गया। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने भारत को मैसेज दिया। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा, अब पटियाल इसका भी परीक्षण करेगा। UN ने कहा कि उम्मीद है कि अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित हैं। उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेगा। विदेश ने देश के मामलों में टांग अड़ाई तो फिर विदेशों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनको करारा जवाब दिया। कहा, हम निजी मसलों में बाहरी दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इनकम टैक्स का एक्शन गलत है, सरकार के इशारे पर है और इसीलिए कांग्रेस इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ कई जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल प्लेटफॉर्म पर गई, लेकिन उसे अब तक कोई भी राहत नहीं मिली है। ऐसे में इनकम टैक्स की कार्रवाई से कांग्रेस चुनाव में कमजोर हो रही है या फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी चुनावी कमजोरी छिपाने के लिए इनकम टैक्स के एक्शन का इस्तेमाल कर रही है। और हां, एक बात और, जब कोई विदेशी संगठन हमारे अंदरूनी मामले में अपनी नाक घुसाए तो उसका एक सुर में विरोध होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बीजेपी के प्रफुल्ल भारत अभियान का परीक्षण करना है। राजनीति में आजकल एक जुमला बहुत प्रचलित है और वो ये है कि बीजेपी में आओ, अपने दाग छुड़ाओ। अब पाला बदलने से मिलने वाली पॉलिटिकल रिलीफ का परीक्षण आप मेरे साथ देखिए। प्रफुल्ल पटेल राज्यसभा सांसद हैं, यूपीए में एविएशन मिनिस्टर रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी उनके पास, शरद पवार के साथी थे। अब उनके भतीजे अजीत पवार की पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के साथी बन गए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने 8 महीने पहले पार्टी बदली, उनकी पार्टी ने गठबंधन बदला और देखते ही देखते पटेल के हालात भी बदल गए। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एक घोटाले में सीबीआई की जांच चल रही थी, लेकिन सीबीआई ने
अब पटेल के खिलाफ अपनी जांच की फाइल को बंद कर दिया है। और सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मामला क्या था, कौन सी फाइल बंद हुई। प्रफुल्ल पटेल देश में नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। प्रफुल्ल पटेल पर बतौर मंत्री रहते हुए अपने पद के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2017 में सीबीआई जांच शुरू हुई। 2017 में सीबीआई की तरफ से 2 एफआईआर पर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें एक मामला 2006 में पट्टे पर 4 हवाई जहाज लेने का था। निजी विमान कंपनी से एयर इंडिया के लिए जहाज मंगाए गए थे। दावा यह था कि इस फैसले से सरकार को 840 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2023 में एनसीपी में टूट हुई। प्रफुल्ल पटेल एक धड़े के साथ एनडीए में शामिल हो गए। 8 महीने बाद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच चल रही थी। सीबीआई की वो फाइल बंद हो गई। 7 साल की जांच के बाद सीबीआई को प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। ये बात बड़ी चौंकाने वाली है। देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर एफआईआर होती है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी जांच पड़ताल करती है और अचानक 8 साल बाद जांच बंद हो जाती है। देश की सबसे भरोसेमंद जांच एजेंसी कही जाने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर विपक्ष ये कहते हुए सवाल उठा रहा है कि कितना भी दागदार नेता हो, बीजेपी के साथ जाते ही वो बेदाग हो जाता है। प्रफुल्ल पटेल के राजनीतिक गुरु शरद पवार कहते हैं, देश में चर्चा शुरू हो चुकी है कि जेल जाने से बेहतर है बीजेपी में चले जाओ। बीजेपी की धुर विरोधी ममता बनर्जी इसे दागदार नेताओं की वॉशिंग मशीन कहती है। कांग्रेस पार्टी चंदे की लिस्ट में भ्रष्टाचार के आरोपियों के कनेक्शन को बीजेपी का टैक्स टेररिज्म नाम दे रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी बीजेपी में शामिल होना भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति की गारंटी बताती है। तो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो। दूसरा रास्ता था ठेका लो चंदा दो। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी दो और कंपनियों से चंदा लो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनियों का रास्ता, यानी कि शेल कंपनी द्वारा चंदा लो। ईडी और सीबीआई का प्रयोग विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है उसके ऊपर केस खत्म कर दिए जाते हैं। छगन भुजबल के केस में ऐसा हुआ कि ईडी ने कहा कि हमारी फाइल खो गई है इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं, और आज फिर से यही मामला सामने आया है। तो ये बिल्कुल साफ है, जो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से धुल जाएगा। ना तो नेता का पार्टी बदलना हैरानी की बात है, ना ही पार्टियों का गठबंधन बदलना। हैरानी करने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी नेता जब पाला बदलते हैं तब जांच एजेंसियों का शिकंजा ढीला क्यों पड़ जाता है। प्रफुल्ल पटेल से पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी जल आपूर्ति घोटाले के मुख्य संदिग्ध थे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग बंद कर दी। हेमंता को बीजेपी ने असम का सीएम बनाया है। शुवेंदु अधिकारी शारदा चिटफंड और नारदा घोटाले में आरोपी हैं। ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी में गए। ईडी ने चार्जशीट में उनका नाम नहीं डाला। बीएस येदियुरप्पा खनन घोटाला मामले में आरोपी थे। बीजेपी ने अपनी पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया। उसके बाद 13 मामलों में सीबीआई कोर्ट से बरी हो गए। नारायण राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले के आरोप लगे थे। दावा है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में साथ जाने के बाद ईडी और सीबीआई की जांच सुस्त पड़ गई। कर्नाटक के रेड्डी ब्रदर्स अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपी थे। खनन घोटाले में सीबीआई की ओर से क्लीन चिट मिली। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में वापसी हो गई है। हालांकि 9 अन्य मामलों में उनके खिलाफ जांच अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी से गठबंधन करके सरकार बनाई। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में आरोपी थे। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बाद में कह दिया
गलत सबूतों की वजह से अजीत पवार का नाम आ गया था। ये सब वो बड़े आदमी हैं जिनके खिलाफ या तो जांच ढीली हुई या बंद हुई। नेताओं पर करप्शन के दाग आज भी लगते रहते हैं, पहले भी लगते थे। फर्क बस इतना है कि अब ऐसे नेताओं की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन नेताओं के दाग तो वॉशिंग मशीन वाले दौर से पहले भी धुल ही जाते थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आय से अधिक संपत्ति, ताज कॉरिडोर के मामले की जांच चल रही थी। यूपीए सरकार को समर्थन दिया। 2013 में मायावती के खिलाफ सीबीआई ने अपनी जांच बंद कर दी थी। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ। 2007 में मुलायम सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपीए सरकार को समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही थी। 2019 तक सीबीआई को सबूत नहीं मिले, जांच बंद हो गई। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में भी ईडी का एक्शन होता था। 2004 से 2014 तक कुल 26 नेताओं पर कार्रवाई हुई। इनमें 12 नेता सत्ता पक्ष के थे, 14 नेता विपक्ष के, यानी विपक्ष के 54% नेताओं पर कार्रवाई हुई। इसी दौर में सीबीआई की कार्रवाइयों का आंकड़ा भी हम दिखा रहे हैं आपको, इसका भी हमने पूरा परीक्षण किया। 10 साल में 72 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की। 29 नेता सत्ता पक्ष के जुड़े हुए थे और 43 नेता विपक्ष के, यानी अपोजिशन के 60% नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई हुई। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा है। बीजेपी का प्रफुल्ल पटेल यानी प्रफुल्ल भारत अभियान एक संयोग है या फिर ये प्रयोग, इसे साबित करना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन जो घटनाएं आगे पीछे होती हैं उनमें रिश्ते खोजना इंसानी फितरत है और हमारा काम भी। न्यूटन पेड़ के नीचे खड़े थे, ऊपर से सेब नीचे गिरा। उन्होंने सेब के नीचे गिरने के बीच रिश्ता खोजा तो दुनिया में महान वैज्ञानिक एक खोज हुई। राजनीति भी एक विज्ञान है। तमाम वैज्ञानिक कई तरह की खोज करते रहते हैं, लेकिन इन्हें मान्यता अदालत ही देती है। उससे पहले तक जो भी है वो महज एक संयोग ही है। अब पटियाला 5000 भारतीयों के बंधक संकट का परीक्षण करेगा। इस खबर में आपको पता चलेगा कि चीन कैसे कंबोडिया में कॉल सेंटर खोलकर भारतीयों को लूट रहा है, इंटरनेट और फोन से भारत का पैसा उड़ा रहा है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि उसकी साजिश का चेहरा खुद भारतीय ही है। मामले की एक एक परत खोलूंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि फ्रॉड का यह पूरा गोरख धंधा है क्या। एशिया का एक छोटा सा देश है कंबोडिया। यहां 5000 से ज्यादा भारतीय बंधक हैं। पुलिस की जांच में दावा किया जा रहा है कि इन भारतीयों को कंबोडिया बुलाकर जबरदस्ती साइबर फ्रॉड में फंसाया गया है। इनका काम भारतीयों से हिंदी में बात करके उन्हें धोखा देना है। पिछले 6 महीनों से चीन के कॉल सेंटर भारतीयों की मदद से भारत का ही 500 करोड़ रुपया चट कर चुके हैं, यानी उड़ा चुके हैं। भारतीयों को अलग अलग जगह फोन किया जाता है और फिर उन्हें कैसे ब्लैकमेल किया जाता है, अब आपको ये बताते हैं। भारत के खिलाफ चीन की इस साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ। पिछले साल दिसंबर महीने में एक वरिष्ठ अधिकारी के 70 लाख रुपए की साइबर ठगी हो गई। यह अधिकारी केंद्र सरकार में बड़े ओहदे पर तैनात थे। अधिकारी ने इस साइबर फ्रॉड की शिकायत की, जांच शुरू हुई तो उड़ीसा के राउरकेला तक पहुंच गई वो जांच। वहां एक रैकेट पकड़ा गया। यह भारतीयों को गलत तरीके से कंबोडिया भेजता था। कुल 8 लोग अरेस्ट हुए। इसके बाद कुछ लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इसी हफ्ते ओडिशा पुलिस ने हैदराबाद एयरपोर्ट से 2 लोगों को अरेस्ट किया, जिनका नाम है हरीश कुरापति और वेंकटा कुरापति। पता चला कि ये लोग पैसे लेकर भारतीयों को कंबोडिया भेजते हैं और फिर तार खुले तो उन 5000 भारतीयों तक पहुंच गए जो कंबोडिया में बने चीनी कॉल सेंटर में बंधक की जिंदगी जी रहे हैं। ये कैसे पहुंचे वहां पर, क्या काम करते हैं, अब ये भी जान लीजिए कि दूर विदेश में कैसे भारतीयों का इस्तेमाल ठगी के लिए होता है। भारत में जो युवा कंप्यूटर में डेटा एंट्री करते हैं वो निशाने पर रहते हैं इस ग्रुप के, इस ठगी ग्रुप के, इस साइबर ठगों के। इन्हें ज्यादा सैलरी का लालच देकर कंबोडिया भेजा जाता है। वहां पहुंचने के बाद युवकों से उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, उसे जब्त कर लिया जाता है। फिर डेटा एंट्री की जगह भारतीय भाषा में हिंदुस्तानियों को लूटने के काम में लगा दिया जाता है। कंबोडिया में बंधक भारतीयों के फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाए जाते हैं। फिर उनसे ऐसे लोगों की खोज करवाई जाती है जो पैसे वाले होते हैं और जिन्हें आसानी से झूठे आरोपों में फंसाकर पैसा वसूला जा सके, लूटा जा सकता हो। कंबोडिया में बैठे भारतीय बंधक फोन पर इंडिया के लोगों को झूठ बोलकर डराते हैं, जैसे आपके पार्सल में अवैध चीज मिल गई है या फिर
ऐसा ही कोई और बहाना बना देते हैं जिससे आम आदमी डर जाए ये कॉल सुनते ही और फिर खुद को बचाने के नाम पर उन्हें पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। 6 महीने में ये फ्रॉड 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है, यानी इतने लोगों का पैसा हड़प चुके हैं उन्हें डराकर ब्लैकमेल करके। इसी महीने गृह मंत्रालय ने उनके साइबर विंग से तमाम पहलुओं की इस बात की जांच करवाई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसके बाद गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ हाई लेवल मीटिंग की और इस ठग गैंग से निपटने की योजना बनाई। कंबोडिया में फंसे 5000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाने पर चर्चा भी हुई है। कोशिश है कि जल्द से जल्द भारतीयों को वापस भी लाया जाएगा, लेकिन इस फ्रॉड का खुलासा अब हो चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चीन भारतीयों की मदद से भारतीयों को लूट रहा है। लेकिन पटियाल का सवाल यह है कि हमारे युवा हमारा देश छोड़कर विदेश जाने के लिए इतना जोखिम क्यों उठा रहे हैं? क्या एक तरफ जहां तरक्की के भारत नए आयाम स्थापित कर रहा है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहीं हमारा युवा इतना इनसिक्योर क्यों है? फिर वो रूस, यूक्रेन हो या फिर इजराइल हो, यूरोप के देश हो या फिर कंबोडिया, हर जगह पैसे खर्च करके जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? वजह बहुत सारी हैं, लेकिन उन आंकड़ों को फिर से याद करते हैं जो हमने आपको पहले भी दिखाए थे। भारत में आर्थिक असमानता पर एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022-23 में 1% भारतीय अमीरों के पास पूरे भारत की 40% प्रॉपर्टी है। कहीं ना कहीं अमीर और गरीब के बीच इनकम की ये खाई शायद युवाओं के दिमाग पर असर डाल रही है। युवाओं को लगता है कि जो काम करके हम भारत में कम कमाते हैं, कम पैसे मिलते हैं, वही काम करके अगर विदेश में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो वहां हम क्यों ना जाएं? और यही वो सोच है जो युवाओं को खतरे में डाल रही है। चालाक मुल्क ये मौका देखते हैं कि वो भारतीयों को भारत के खिलाफ कब, कैसे, कहां इस्तेमाल करें। पटियाल की अपील है कि देश छोड़कर जाने के लिए अगर आपको बाहर काम की तलाश है तो रजिस्टर्ड चैनल का इस्तेमाल करें। कोई भी जो पंजाबी में कहते हैं कि ऐरा गहरा नत्थू गहरा है, उसके साथ मुंह उठाकर उसको पासपोर्ट देकर विदेश ना जाएं, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। आपका मुश्किल में पड़ना अब पटियाल 20 रुपए के नकली सिक्के का परीक्षण करेगा। बाजार में 20 रुपए के नकली सिक्के की खबर बड़ी तेजी से चल रही है, जिसे लेकर दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में नकली सिक्कों के खिलाफ अभियान भी चलाया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शाहदरा में नकली सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फैक्ट्री से करीब 1,70,000 रुपए की कीमत के नकली सिक्के भी बरामद किए गए। इस छापेमारी में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। नकली सिक्कों के कारोबार से जुड़े आरोपियों ने बताया कि बाजार में करीब 20 लाख रुपए के नकली सिक्के सर्कुलेट हो चुके हैं। आपकी जेब में भी अगर कोई सिक्का है तो उसे परख लीजिए, कहीं वो नकली तो नहीं है। अब आप सिक्कों के पारखी से जानिए कि 20 रुपए के नकली सिक्के की पहचान क्या है। 20 रुपए का कॉइन है, जो फेक कॉइन होता है उसका वेट कम होता है, प्लस शार्पनेस नहीं होती है इसके ऊपर, कॉइन के ऊपर। एज, अगर आप एज भी देखोगे तो प्रॉपर एज नहीं होता है। सेकेंडली, आप पीछे जो लाइन देख रहे हैं वो प्रॉपर नहीं होता है और लाइट वेट होता है, और शायद उससे जंग भी लग जाता है क्योंकि ये स्टील का बना हुआ है, स्टील और ब्रास का। जो फेक कॉइन होता है वो आयरन हो सकता है या तो लेड वगैरह भी हो सकता है, तो उसके अंदर थोड़े टाइम के बाद जंग लगना शुरू हो जाता है। ये बहुत नॉर्मल कॉइन रहता है, 7 से 8 ग्राम का वेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको ट्रायल दूंगा आपके लिए। इसे कॉइन घुमाने से उसके आवाज़ के ऊपर से आपको आइडिया आ जाएगा। ये जैसे घूम रहा है, दूसरा कॉइन होगा तो वैसे डम हो जाएगा। तो ये जेन्युइन कॉइन की ये फैसिलिटी, मतलब ये खासियत होती है। और जो डुप्लीकेट कॉइन होता है वो वैसा नहीं होगा। जो बॉम्बे का मिंट मार्क दिया हुआ है, डायमंड दिया हुआ है, कलकत्ता का कुछ भी मिंट मार्क नहीं होता है जो डेट के नीचे होता है। हैदराबाद का अगर होगा तो स्टार होगा, नोएडा का राउंड डॉट होगा। तो ये आप वैसे तो ये इतना मिनट से बनता है। अगर आप दूसरा भी देखोगे तो इसकी एजिस, जैसे अगर आप ये जेन्युइन कॉइन देख रहे हो तो आपको शार्पनेस दिखाई देगी। फेक कॉइन होगा तो आपको शार्पनेस नहीं दिखाई देगी, वो यूजुअली राउंड हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं होती है ना। ये जो बनता कॉइन है वो टेक्नोलॉजी से बनता है। अभी अच्छी खासी मशीनरी आ गई हुई है और ये डबल मेटल से बनाया हुआ है। इसको जो इनर पोर्शन है उसको ब्रास सिक्कल बोलते हैं और जो साइड का होता है वो स्टील से बना होता है। अगर ऐसा आपको कॉइन लगता है, डाउट आता है, तो आप आपके नजदीक में जो बैंक है वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये कॉइन जेन्युइन है या फेक है।
पब्लिक इंटरेस्ट में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1823 करोड़ रुपए का कांग्रेस को नोटिस भेजा है। लीजिए, अब और पार्टियों पर भी इनकम टैक्स के नोटिस आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सीपीआई को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल गया है। सीपीआई को 11 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। ऐसा बताया जा रहा है कि 11 करोड़ रुपए के बकाये का नोटिस भेज दिया है सीपीआई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और एक और बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने यह दावा किया है कि उन्हें पिछले 72 घंटों में आयकर विभाग के 11 नोटिस मिले हैं। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट में आज ही हम कांग्रेस को मिले नोटिस की खबर दिखा रहे थे आपको पूरे विस्तार से, लेकिन उस बीच ये एक बड़ा डेवलपमेंट ये हो गया है कि सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस के नेता ने भी यह दावा ठोक दिया है कि उनको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस मिल रहे हैं। तो लगता है कि इन नोटिस के कारण अब सियासी पारा और ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम लोकसभा चुनाव का है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब वक्त आपके कमेंट्स का है। देख लेते हैं कल के शो पर आपने क्या लिखा है। सूर्यकांत जी सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल साहब की कस्टडी पर क्या कहते हैं। कानून बनना चाहिए कि पहले चुनाव जीते बाद में मंत्री या किसी सरकार में मंत्री बने। प्रजातंत्र है, राजशाही नहीं है जो अपनी विरासत में परिवार के सदस्यों को सत्ता पद पर बिठाया जाए। ये कहना है किसी को नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन अब हमारा वक्त हो गया पब्लिक इंटरेस्ट में जाने का। आज इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।